आज हम लोग नेट में यूनिट नेट का प्रिपरेशन के लिए यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। सेकेंड पेपर है और यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। उसमें से हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ेंगे। और पार्टनरशिप अकाउंट्स के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं। पार्टनरशिप अकाउंटिंग या पार्टनरशिप अकाउंट्स भी हम लोग बोलते हैं, साझेदारों के खाते। तो पार्टनरशिप अकाउंट जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि पार्टनरशिप एक्ट कब बना था, क्योंकि बिना कानून का पार्टनरशिप बिजनेस चल नहीं सकता। सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला बिजनेस है जो बिना कानून का चलता है। बाकी कोई भी बिजनेस चलाना है तो उसके लिए कोई ना कोई कानून बना हुआ है सरकार की तरफ से, और उसी कानून से आप उस बिज़नेस को चला सकते हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस को भारत में चलाने के लिए पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है, जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप 1932 में पास हुआ है। 1932 भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में पास हुआ है। इसका डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है? डेफिनेशन परिभाषा किस सेक्शन में दिया हुआ है? पार्टनरशिप का परिभाषा तो सेक्शन 4 में दिया हुआ है, याद रखिएगा। पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 4 में है। सेक्शन क्या होता है? तो जब भी कोई कानून बनता है तो कानून में जो बातें लिखी जाती है उसको पॉइंट आउट करके लिखा जाता है, 1 2 3 4 5। तो उस तरह से 4th नंबर में डेफिनेशन सेक्शन है। डेफिनेशन का मतलब पार्टनरशिप में किसी का भी डेफिनेशन ढूंढना है तो 4 नंबर में आपको मिलेगा, इसलिए सेक्शन 4 को डेफिनेशन सेक्शन रखा जाता है। कंपनी में भी उसी तरह से सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन है, यानी किसी का डेफिनेशन आपको कंपनी में चाहिए, डायरेक्टर का डेफिनेशन तो सेक्शन 2 में मिलेगा। अब 2 के अंदर भी सब सेक्शंस होते हैं बहुत सारे, जैसे कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 नंबर में है। तो उसी तरह से सेक्शन वाइज बांटा जाता है, क्योंकि अगर पूरे लॉ को कहानी की तरह लिख दिया जाए तो समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए उसको पॉइंट आउट करके लिखा जाता है। और जिस पॉइंट में, यानी कितना नंबर पॉइंट में डेफिनेशन है? 4th नंबर में, इसलिए इसको सेक्शन 4 बोला जाता है। अब डेफिनेशन क्या बोलता है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे डेफिनेशन से पहले कि पार्टनरशिप क्या है। तो चलिए हम लोग पूरा डेफिनेशन ही लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा। पार्टनरशिप क्या है? कि रिलेशन है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। Partnership is the relation between partners। पार्टनर्स में ये बोल सकते हैं 2 और मोर पार्टनर्स। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच जो रिलेशन होता है उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। जैसे 2 फ्रेंड्स के बीच जो रिलेशन होता है उसको फ्रेंडशिप बोलते हैं, उसी तरह 2 पार्टनर के बीच जो रिलेशन होता है उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। अब ये रिलेशन कैसे क्रिएट होता है? तो रिलेशन एग्रीमेंट से क्रिएट होता है। ये रिलेशन कैसे क्रिएट होता है? थ्रू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन जो ये रिलेशन बनाना है 2 पार्टनर्स के बीच में, जो रिलेशन बन रहा है पार्टनरशिप, वो क्रिएट होगा थ्रू एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तो बोला है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट लिखा है लेकिन लॉस भी हो सकता है, बट हम लोग पॉजिटिव रहते हैं इसलिए प्रॉफिट लिख रहे हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस कर देते हैं। अच्छा, बिजनेस कौन चलाएगा? बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वो तो ठीक है, आप लोग का जो पर्पस है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। बोलता है बिजनेस कैरिड बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हिंदी में बोलता है साझेदारी साझेदारों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत होते हैं, जो उन सबके द्वारा या
सब में से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे रहे ताकि हिंदी मीडियम के भी बच्चे आराम से समझ सके और इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे। पहले इसको समझना है डेफिनेशन को, सब कुछ यहीं पे लिखा हुआ है। बोलता है पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। क्यों ये रिलेशन बनता है पहले बताइए, कैसे रिलेशन बनता है? तो ये रिलेशन बनता है थ्रू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, या हम बोल के एग्रीमेंट बनाएंगे या तो लिख के एग्रीमेंट बनाएंगे, लेकिन ये रिलेशन एग्रीमेंट से बनता है और ख़त्म भी होता है एग्रीमेंट से। बनता है एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों। अब ओरल का वैल्यू नहीं है, ये हम लोग जानते हैं, सब लोग हैं, लेकिन कहीं ये ऑप्शन लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि ओरल नहीं बना सकते। ओरल आप बना सकते हैं, आपको सर फुटवाना है तो बनाइए, क्योंकि बाद में तो माथा दर्द होना है, मारपीट होना है ओरल में, और ओरल आप कोर्ट में लेके भी नहीं जा सकते हैं। बट ओरल और रिटन दोनों बन सकता है एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट बनेगा कैसे? तो एग्रीमेंट से, और ख़त्म भी कैसे होगा? एग्रीमेंट से। जब तक एग्रीमेंट है तभी तक पार्टनरशिप है, जैसे एग्रीमेंट ख़त्म पार्टनरशिप ख़त्म, वो रिलेशन ख़त्म। एग्रीमेंट फटा पार्टनरशिप और रिलेशन ख़त्म, जैसे एग्रीमेंट नया बनेगा फिर से पार्टनरशिप क्रिएट हो जाएगा। तो पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। क्यों रिलेशन बनता है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, कि हम लोग किसी बिजनेस को रन करेंगे और उस बिजनेस से जितना कमाएंगे उसको पार्टनर्स के बीच में क्या करना है? बांट देना है। तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एग्रीमेंट बनता है वो एग्रीमेंट कहलाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड, और वो रिलेशन क्या कहलाता है? पार्टनरशिप कहलाता है। कौन सा बिजनेस? तो बोलता है बिजनेस या तो सब लोग मिलकर चलाए या सब में से कोई एक चलाए। ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए अगर कोई रिलेशन क्रिएट हुआ है तो ये रिलेशन कहलाता है पार्टनरशिप। अब हम लोग देखेंगे फीचर्स, लेकिन फीचर जानने से पहले हम लोग एक जान ले, बहुत सारा बार वर्ड पूछा जाता है पार्टनरशिप क्या है, एक वर्ड पूछा जाता है आप लोग को फॉर्म क्या है, और एक वर्ड पूछा जाता है पार्टनर्स क्या है। तीनों में अंतर क्या है? ये होता है साझेदारी, फर्म और साझेदार। ये तीनों का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर तीनों के बारे में आप नहीं जानते तो प्रॉब्लम होगा। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, सारे पार्टनर के बीच जो रिलेशन होगा, तो इसको लिखेंगे रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। साझेदारों के बीच संबंध। अगर सारे साझेदारों के बीच कोई रिलेशन है तो वो कहलाता है पार्टनरशिप। फर्म क्या होता है? अच्छा, इंडिविजुअली अगर एक एक करके बोला जाए, जैसे ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी सी तीन पार्टनर है, अगर ए के बारे में बोला जाए तो ए मेरा पार्टनर कहलाएगा, बी मेरा पार्टनर कहलाएगा, सी मेरा पार्टनर कहलाएगा। यानी इंडिविजुअली जब बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे तो वो पार्टनर्स कहलाएंगे, और जब कलेक्टिवली बात करेंगे, ज्वाइंटली बात करेंगे ए बी सी का एक साथ, तो वो फर्म कहलाएगा या फर्म नेम कहलाएगा। कोई दिक्कत है? तो याद रखना है कि जब हम लोग इंडिविजुअली बात करते हैं, मान लेते हैं ए बी सी है, तो ए का अलग नाम रखे, बी का अलग नाम रखे, सी का, मान लेते हैं कि तीन पार्टनर है, ए का अलग, बी का अलग और सी का अलग। तो इंडिविजुअल अगर हम बात करेंगे तो पार्टनर्स होंगे, और ज्वाइंटली अगर हम बात कर दें ए बी सी एक साथ, तो ये क्या कहलाता है? फर्म। तो याद रखना है जब हम इंडिविजुअली बात करेंगे तो पार्टनर, ज्वाइंटली बात करेंगे तो फर्म, और इनके बीच जो रिलेशन होगा वो पार्टनरशिप होगा। कोई दिक्कत है? और जो नाम होगा फर्म का, फर्म नेम उसको हम लोग बोलते हैं कि फर्म का नाम क्या है, क्योंकि जब आप पार्टनरशिप बिजनेस चलाएंगे तो कोई ना कोई नेम रखना होगा आपको अपने फर्म का, और जो फर्म का नेम होगा वो फर्म के से ही रिलेटेड होता है। नहीं, ज़्यादातर पार्टनर से ही रिलेटेड होता है, या तो पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर हो या कुछ भी लिखा जाता है। तो फर्म नेम का मतलब जो फर्म को इंडिकेट करने के लिए नेम डिसाइड किया जाता है पार्टनर्स के थ्रू, वो फर्म नेम हो जाता है। तो ये हम लोग देख रहे थे पार्टनरशिप का। इसका फीचर्स क्या होता है पार्टनरशिप के अंदर? हम लोग यहाँ लिखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी की विशेषता। फर्स्ट फीचर क्या है? तो बोलता है टू और मोर पर्सन। अब ध्यान दीजिएगा, टू और मोर पर्सन मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति पार्टनरशिप में होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, दो और दो से अधिक में मिनिमम तो टू है, ये सब जानते हैं, मैक्सिमम कितना होगा?
मैक्सिमम 50 पार्टनर, याद रखना मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम कितना होगा 50 पार्टनर, 50 से ज़्यादा रख नहीं सकते। वैसे अगर आप लोगों को क्वेश्चन में ये पूछ दे, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कंपनी एक्ट 2013 में कितना नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर का परमिशन दिया गया है, तो अगर आपको ये पूछा कि कितना 2013 में कितने का परमिशन दिया गया, तो 100 का परमिशन दिया गया। कितने का है 100, यानी 2013 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 100 है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किया, उसके लिमिट को कम कर दिया। बोला नहीं 100 मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा करो उसको 50 कर देते। तो भारत सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा के जो 100 किया हुआ था उसको कितना कर दिया 50। तो अभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने मिनिमम और मैक्सिमम है, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम क्या है 50 पार्टनर्स। लेकिन अगर पूछा गया कितने का अलाउंस मिला था, कितना टोटल प्रपोजल डाला गया था 2013 वाले कंपनी एक्ट में, तो 100 का डाला गया था। नहीं, कंपनी एक्ट में नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में, क्योंकि एलएलपी जो आपका चलता है वो जस्ट लाइक कंपनी की तरह चलता है। एलएलपी जो बनता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप कानून से नहीं चलता है, वो 2008 में बना है, वो उसका पूरा ड्राफ्ट एलएलपी के थ्रू चलता है, क्योंकि नाम ही उसका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और लिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ कंपनी में होता है, पार्टनरशिप का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। देखिए लिख रहे हैं अभी, पार्टनरशिप का लायबिलिटी क्या होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है पार्टनरशिप में, जबकि एलएलपी जो पास हुआ है लिमिटेड का होता है, असीमित दायित्व। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये तो समझ गए, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 मेंबर्स होने चाहिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई पार्टनर कोई गलती करता है तो बाकी पार्टनर उसकी गलती को भरेंगे। अगर कोई लॉस होता है तो तब तक लॉस आपको भरते रहना पड़ेगा जब तक आप पूरा इंसॉल्वेंट ना हो जाए, यानी जब तक बिजनेस में लॉस है तब तक आपको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि लायबिलिटी क्या है अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। आपको अपना घर बेच के भी पैसा भरना पड़ेगा, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं, कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी है। अगर पैसा मिला तो ठीक है, नहीं तो हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी तो टच नहीं होगा, बिजनेस का प्रॉपर्टी जा सकता है, पर्सनल टच नहीं होगा। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी, और सबसे खतरनाक है ये चीज़, क्योंकि अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो आपको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के तो पैसा देना पड़ेगा। यह है अनलिमिटेड लायबिलिटी का डिमेरिट, सबसे बड़ा डिमेरिट है पार्टनरशिप का। इसीलिए बहुत सारे लोग पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते, और इसी को देखते हुए सरकार 2008 में, याद रखेगा, एलएलपी बनाए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वो 2008 में बना था एलएलपी। कोई दिक्कत है, यहाँ पे लिख देते हैं एलएलपी डेवलप हुआ था। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कब बना था 2008 में, बस इसी के कारण, क्योंकि अनलिमिटेड था और यहाँ पे सिर्फ क्या जुड़ गया लिमिटेड। यह है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और हम लोग को बना दिया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में। कोई दिक्कत है यहाँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड में, और बताइए पार्टनरशिप का फीचर्स के अंदर क्या आएगा। तो मैक्सिमम पहले बता दिया, दूसरा हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी, तीसरा देखिए यहाँ से पता चलेगा आपको। अच्छा एक बताइए, बिजनेस होना चाहिए ना, कौन सा बिजनेस होना चाहिए, इसको लीगल बिजनेस लिख देते हैं, लीगल हम ब्रैकेट में कर देते हैं, वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए, वैधानिक व्यवसाय। अगर पार्टनरशिप चला रहे हैं तो पार्टनरशिप के अंदर आपका लीगल बिजनेस होना चाहिए। इलीगल बिजनेस का भी पार्टनरशिप नहीं बन सकता है। लीगल समझते हैं, जो सही काम के लिए बनता है, वो सारे बिजनेस पार्टनरशिप में आएंगे। जो इलीगल बिजनेस होते हैं वो पार्टनरशिप के अंदर कवर्ड नहीं होते। और क्या होना चाहिए फोर्थ में, तो बोलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, यस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि विभाजन अनुपात, लाभ हानि विभाजन अनुपात होना चाहिए। और क्या होना चाहिए फिफ्थ में, एग्रीमेंट होना चाहिए, ठहराव होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो देखिए सब कुछ यही लिखा हुआ है, बोलता है बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अच्छा, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। व्यवसाय सभी मिलकर चलाए या सब में से कोई एक चलाए। और 7 नंबर पॉइंट में आप लिख सकते हैं, लास्ट पॉइंट में, यहाँ तक समझ गए।
पार्टनर जो होता है वो बिजनेस का ऑनर होता है एज वेल एज एजेंट होता है। पार्टनर्स आर ऑनर एज वेल एज एजेंट ऑफ फर्म। ध्यान दीजिएगा, पार्टनर जो होता है वो अपने बिजनेस का मालिक भी होता है और साथ ही साथ एजेंट भी होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, पार्टनर अपने बिजनेस का मालिक भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है, एजेंट भी होता है। एजेंट एंड मालिक दोनों होता है, क्योंकि जब उसको प्रॉफिट लेना हो तो ऑनर बन के काम करेगा, और जब उसको कोई काम करना हो, ठीक है, बिजनेस के लिए, तो वहाँ पे एजेंट बन के वो काम कर लेगा। क्योंकि अगर बिजनेस का काम माना बिजनेस को चलाने का जिम्मा किसी और पार्टनर को है, तो दूसरा पार्टनर भी उस एक्टिविटी को में इन्वॉल्व हो जाता है। किस व्यू से इन्वॉल्व होता है, एजेंट के व्यू से। तो पार्टनर अपने बिजनेस का ऑनर भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है, एजेंट भी होता है। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? साझेदारी संलेख। डीड का मतलब क्या होता है? जब हम कोई एग्रीमेंट बनाते हैं ना, तो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। बट फ्यूचर को देखते हुए रिटन लिखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ज़माना चला गया कि प्राण जाई पर वचन ना जाई। यहाँ पे सब लोग वचन तोड़ देगा, तो बोले हुए बात पर किसी का भरोसा नहीं है। तो जो भी है रिटन लिखना चाहिए। तो जब हम कहीं रिटन में सारे पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन को लिखते हैं और उस पर रजिस्ट्रार का साइन हो जाता है, तो वो बन जाता है डीड। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट में क्या करते हैं, सारे पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन जो भी डिसाइड होते हैं सारे पार्टनर्स के बीच में, उसको जिस पेपर में लिखते हैं उस पेपर को ही अगर हम रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो कहलाता है पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब, इसको एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इसको पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अब साझेदारी का संविधान, इसी से पार्टनरशिप चलने वाला है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है कि जिस डॉक्यूमेंट्स में पार्टनरशिप के सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं और रजिस्ट्रार से अगर वो डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, तो वो कहलाता है डीड। कोई दिक्कत है? डीड क्या होना चाहिए? रिटेन होना चाहिए। ओरल भी चलता है, बट ओरल फ्यूचर के लिए बेटर नहीं है, इसलिए रिटेन होना, इसको नेसेसरी बोल सकते हैं, कंपलसरी नहीं, रिटेन होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड का ही दूसरा नाम क्या है? तो लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल का मतलब है पार्टनरशिप को चलने का अपना अंदर का नियम। इसे साझेदारी का अंतर नियम भी कहते हैं। इसे साझेदारी का अंतर नियम भी कहते हैं। मतलब साझेदारी के अंदर का नियम। अंतर नियम का मतलब क्या है? साझेदारी के अंदर का नियम, जिससे पार्टनरशिप चलता है। पार्टनरशिप पूरा बिजनेस इसी पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। जो डीड में लिखा है वही बात माना जाएगा, ना सुप्रीम कोर्ट का बात माना जाएगा, ना किसी कोर्ट का बात माना जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड में दो पार्टनर्स कुछ लिखा है तो वही बात सही होगा। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप से रिलेटेड होते हैं, उसको जिस पेपर में लिखा जाता है, अगर उस पेपर को रजिस्ट्रार से साइन करा लिया जाए तभी वो डीड बनेगा, नहीं तो फिर एग्रीमेंट रहेगा। एग्रीमेंट और डीड में थोड़ा सा अंतर है कि एग्रीमेंट नॉर्मल रहता है और जब उस पर रजिस्ट्रार का साइन हो जाता है उसी पेपर पर, उसी एग्रीमेंट में, तो बन जाता है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड जब आप बनाओगे तो कौन कौन से बात को लिखोगे? तो फैक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या क्या आप लिखेंगे? पार्टनरशिप डीड आप बनाएंगे, कौन कौन से फैक्ट को लिखेंगे? ठीक है, साझेदारी संलेख में, साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली मदें। कौन कौन सी बात लिखेंगे? तो हम लोग एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर। एड्रेस ऑफ फर्म लिख दो सबसे पहले। व्यवसाय का नाम एवं पता। सबसे पहले लिखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। दूसरा लिखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, साझेदारों के नाम एवं पते।
साझेदारों के नाम एवं पते, सारे पार्टनर का नाम और पता लिखे, कौन कौन पार्टनर है। थर्ड लिखेंगे नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति, किस तरह का नेचर है। उसके बाद लिखेंगे कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पूंजी निवेश। फिर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि विभाजन अनुपात। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सैलरी ऑफ पार्टनर, सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर। साझेदार का वेतन एवं कमीशन। उसके बाद हम लोग लिखते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल, ख्याति की विधियाँ। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऑडिटिंग, अंकेक्षण। इस तरह से जो भी आपको लगता है आपके बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो सारा बात आप यहाँ लिखवा लीजिए। जो लगता है कि आपको अपने फ्यूचर में आपके बिजनेस में कहीं कोई परेशानी कर सकता है, वो सारा बात याद करके इसमें लिखवा लीजिए। लेकिन कम से कम ये 10 बात तो होना ही चाहिए जो हम आपके सामने लिखें। सबसे पहले एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात, आपको नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म लिखना होगा। जिस बिजनेस का आप एग्रीमेंट बना रहे हैं उसका नाम बड़े अक्षरों में लिखिए, नीचे उसका एड्रेस लिखिए कि कहाँ पे वो सिचुएटेड है, कहाँ पे वो लोकेटेड है। सिर्फ नाम लिख देने से काम नहीं चलेगा, तो नाम और एड्रेस। एड्रेस के लिए आपको वहाँ का ज़मीन का रसीद भी दे देना होगा, लगा देना, स्टेपल कर देना होगा, ताकि पता चले कि रियल में आप जिस ज़मीन की बात कर रहे हो वो ज़मीन पे आपका बिजनेस है, आपने उस ज़मीन के लिए मालिक से एग्रीमेंट ले रखा है। तो आपको उसका रसीद भी साथ अटैच करना होगा, अपडेट रसीद। दूसरा है नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, हर पार्टनर का नाम और उसका एड्रेस देना होगा। एड्रेस के लिए पार्टनर का आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाना जरूरी है। वो भी लिखिए कि कौन पार्टनर है, उसका पैन नंबर क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, और उसके साथ अटैच करना जरूरी है। तीसरा, नेचर ऑफ बिजनेस लिखना है। बिजनेस का 3 नेचर होता है, प्रोडक्शन नेचर होता है, सर्विस नेचर होता है, या ट्रेडिंग नेचर होता है। तो आप किस तरह का बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपको प्रोडक्शन करना है, सर्विस देना है, या ट्रेडिंग का काम करना है, तो आप उसको मेंशन कर दीजिए कि आपका बिजनेस किस काम में इन्वॉल्वमेंट है। उसके नीचे कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हर पार्टनर कितना कितना कैपिटल लगा रहा है वो भी एग्रीमेंट में लिखिए। एक्स कितना कैपिटल लगा रहा है, वाई कितना कैपिटल लगा रहा है, जेड कितना कैपिटल लगा रहा है, वो सारा का सारा आपको एग्रीमेंट में लिखना है। 5 नंबर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखना है, ये लिखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना है, ये कंफर्म करना है। अगर देना है तो किस रेट से, फिर से ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये तय करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो किस रेट से, नहीं मिलेगा तो कहानी खत्म। अगर मिलेगा तो किस रेट से, वो भी आपको यहाँ डिसाइड कर लेना होगा कि किस रेट से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर ड्राइंग किया तो उससे बिजनेस इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा। अगर नहीं लेगा तो बात खत्म, अगर लेगा तो किस रेट से लेगा, वो रेट आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आप बांटोगे वो पहले डिसाइड कर लो। और नीचे क्या है, सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर का सैलरी पार्टनर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पहले तय करना है। अगर नहीं मिलेगा तो बात खत्म, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पहले देखना है। नहीं मिलेगा तो बात खत्म, और मिलेगा तो कितना कमीशन देंगे, ये सब पहले से डिसाइडेड होता है। अगर गलती से पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सैलरी के बारे में कुछ बात नहीं लिखा है और बाद में कोई पार्टनर बोला हमको सैलरी दीजिए, तो नहीं मिलने वाला है।
जो एग्रीमेंट में लिखाएगा वो मिलेगा, नहीं लिखाएगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए एग्रीमेंट में लिखवाना ज़रूरी हो जाता है। जो आपको लगता है कि फ्यूचर में हमको परेशान कर सकता है उसको लिखवा लीजिए। आगे है मेथड ऑफ गुडविल। देखिए गुडविल के वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, आपको पहले से लिख के रखना होगा कि आप कौन से मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन अपने पार्टनरशिप फर्म के लिए करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाएंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड लगाएंगे, या कैपिटलाइजेशन मेथड लगाएंगे, या और भी हमारे पास एन्युटी वैल्यू मेथड आता है। तो कौन से गुडविल का मेथड आप लगाएंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए, पहले से मेथड को आपको लिख देना होगा, रिटर्न कर देना होगा कि हम गुडविल के वैल्यूएशन के लिए ये मेथड लगाने वाले हैं। ऑडिटिंग, आप अपने पूरे अकाउंट्स का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराएंगे कि नहीं कराएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक कराएंगे कि नहीं कराएंगे, अगर हाँ तो कैसे कराएंगे वो भी आपको यहाँ मेंशन करना होगा। उसके अलावा और भी हम लोग को लिखना होता है, जैसे बिजनेस कब स्टार्ट हो रहा है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस डेट उसको हम लोग लिखते हैं कि कब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप लिखते हैं, कितने दिन के लिए पार्टनरशिप चल रहा है, चलेगा। पर्पस ऑफ पार्टनरशिप लिखते हैं, अगर कोई पर्पस बेस्ड पार्टनरशिप बनाए तो वो सारा बात हम लोग को जो लगता है कि फ्यूचर में हमको प्रॉब्लम दे सकता है वो सारा बात यहाँ से आप 500 बात भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि दोनों पार्टनर मिलके अगर कोई बात लिख रहा है तो इसमें दुनिया को क्या दिक्कत है। आप लोग को लगता है कि कोई परेशानी है तो आप 500 बात इसमें लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम ये सारी बातें नेसेसरी है पार्टनरशिप डीड में। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, कंपनी का पार्टनरशिप बिजनेस का अपना संविधान जिससे वो पार्टनरशिप बिजनेस चलेगा, और संविधान में ये सब बात आपको कंफर्म कर लेना होगा क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये सब बातें तंग करेगी। अब हम लोग को देखना है अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तब क्या होगा। ये बना लिया तब तो ये नियम लगेगा, और नहीं बनाया तब क्या लगेगा। इन absence ऑफ पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। क्या क्या नियम लगेगा पार्टनरशिप के एब्सेंस में, तो याद रखना, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, याद रखना इसको। अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। नो सैलरी और कमीशन ऑफ पार्टनर, साझेदार को वेतन तथा कमीशन नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इक्वली, लाभ हानि बराबर बटेगा। एंड लास्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। साझेदार के ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। और लास्ट हम लोग लिख देते हैं 6 में, नो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए साझेदार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। देख लीजिए, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाओगे तो ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते, बनाएंगे तब तो ये नियम लगेगा जो आप लिखे। अगर नहीं बनाएं
तो ये नियम लगेगा। अब बताओ यहाँ जी सैलरी के बारे में कुछ डीड बनाया है, पार्टनरशिप डीड कोई बनाया है, सैलरी के बारे में लिखा है नहीं, तो क्या लिखा है देखो तो, सैलरी के बारे में नहीं लिखोगे तो क्या मिलेगा, नो सैलरी, फिर भूल जाना सैलरी। अब तुम चिल्लाते रहो हम सर खूब मेहनत कर रहे हैं बिजनेस के लिए, बाकी पार्टनर बैठा रहता, हम मेहनत भी करते हैं फिर भी हमको नहीं मिल रहा, तो भाई आप उस समय सोचना चाहिए जिसमें एग्रीमेंट बना रहे हो कि जब हम वर्किंग पार्टनर है, बाकी लोग नॉन वर्किंग पार्टनर, वो लोग काम नहीं करेगा हम काम करेंगे, तो उसके बदले में हमको मिलना चाहिए एक्स्ट्रा पैसा, तो वो लिखवा लेना चाहिए। अगर नहीं लिखवाए तो साफ लिखा है नो सैलरी। क्या रेमुनरेशन वही सैलरी होता है। तो यहाँ लिखा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन अगर पार्टनर्स लोन है तो 6% से ज़्यादा नहीं देंगे ना कम देंगे, और कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं करेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए तो। अब आपको अगर लगता है कि भाई ये सब सिचुएशन मेरे यहाँ गड़बड़ हो सकता है, हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मेरे साथ, तो आप उससे अच्छा कि एग्रीमेंट बना लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड कर लो पहले से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में लिख लो। अगर कुछ भी नहीं लिखोगे, आप एग्रीमेंट बनाए हैं लेकिन कुछ लिखे नहीं, अब बताइए गलती से आप पीएल रेशियो तय नहीं किए, आप एग्रीमेंट बनाए और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय ही नहीं किए, तो इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं बोले तो 6% लगेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं लगे तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोले तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी के बारे में कुछ नहीं बोले तो नो सैलरी, कमीशन के बारे में कुछ नहीं बोले तो नो कमीशन। तो आपको लिखना होगा, जो भी आपको लगता है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप उसको अपने एग्रीमेंट में लिख लो, चूँकि एग्रीमेंट में बनाते समय ये बनेगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं बनाते तो वो सारे रूल्स आपके यहाँ अप्लीकेबल होंगे। इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप का हम लोग डीड देख चुके हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगा तो रूल्स क्या अप्लीकेबल होगा, पार्टनरशिप का डेफिनेशन और फीचर्स देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं पार्टनरशिप के अंदर अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स जानने से पहले हम लोग को बेसिक देखना होगा कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग होता कैसे है। तो हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। साझेदारी खाते, एक साझेदारी फर्म अपना खाता कैसे बनाती है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहला जो बनता है वो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट व्यापारिक खाता। सबसे पहला बनता है ट्रेडिंग अकाउंट व्यापारिक खाता। ट्रेडिंग बनने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट बना के हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ से हमको दो जानकारी मिलता है, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो आपको ग्रॉस लॉस नहीं, ये दोनों की जानकारी आपको मिलेगी ट्रेडिंग बना के। ट्रेडिंग के बाद हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा कि आप पहले भी बना चुके हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। लाभ हानि खाता। प्रॉफिट एंड लॉस का पर्पस क्या होता है, ये देखिए पर्पस हम लोग लिख रहे हैं कि ये बनाते क्यों हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं टू नो द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ बिजनेस। हम लोग बिजनेस का नेट प्रॉफिट जानना चाहते हैं और नेट लॉस जानना चाहते हैं। तो अगर हम अपने बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद हम लोग को बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लाभ हानि समायोजन खाता। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका पर्पस क्या है, ये क्यों बनाते हैं, देखिए हम यहाँ पर्पस लिख रहे हैं। इसका पर्पस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स। अगर साझेदारों के बीच में लाभ बांटना चाहते हैं तो आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आप नेट प्रॉफिट नेट लॉस जानना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट जानना, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जानना चाहते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। प्रॉफिट एंड लॉस भी कौन सा अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, याद रखना। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन फॉर्म है, यानी इससे थोड़ा बड़ा है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग बनेगा,
ट्रेडिंग का जो रिजल्ट आएगा उसको उठा के यहाँ लेके जाएंगे पीएल में और पीएल बनाना शुरू कर देंगे। जब पीएल का जो रिजल्ट आएगा नेट प्रॉफिट नेट लॉस, उसको उठा के पीएल एप्रोप्रिएशन में चले जाएंगे, एक नया लेजर बनाएंगे। इसी का एक्सटेंशन फॉर्म है। और इसको बनाते क्यों हैं हम लोग, किसके सहारे बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो आंसर होता है उसके सहारे बनाते हैं। इसको बनाते क्यों हैं, तो इसको बनाते सिर्फ एक ही काम करने के लिए कि प्रॉफिट जो हमारे पास होगा या लॉस जो होगा पार्टनरशिप बिजनेस में, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि आप देखेंगे पीएल अकाउंट में कभी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे, तो जब हम प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साझेदार पूंजी खाता। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाता है, ये इसके बनाने का पर्पस क्या है, टू नो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अंतिम पूंजी ज्ञात करने के लिए। अगर आप चाहते हैं क्लोजिंग कैपिटल निकालना कि साल के लास्ट में मिला, शुरू में 50,000 का कैपिटल लगा, साल के लास्ट में कितना का कैपिटल होगा, अगर वो निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सबसे लास्ट बनता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने का जो पर्पस होता है वो होता है टू नो अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए। ये हमारे पास है अकाउंट्स। अगर आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में सबसे पहले ट्रेडिंग बनता है, फिर पीएल बनता है, फिर पीएल के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल बनता है, पार्टनर्स कैपिटल के बाद बैलेंस शीट बनता है। लेकिन आप लोग इसमें से 3 बहुत अच्छे से जानते हैं। ट्रेडिंग बहुत अच्छे से जानते हैं, 11th में पढ़े हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी आप पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले यूनिट में पढ़ाया गया था आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों इससे पहले वाले यूनिट में आपको पढ़ाया गया था, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अब की बार जो हम लोग इसमें देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देखने वाले हैं और कैपिटल देखने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा और कैपिटल कैसे बनेगा। तो आपको हम याद करा दें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन फॉर्म है। एक्सटेंशन मतलब पीएल के बाद थोड़ा बड़ा अगर करके बना देंगे तो वो बन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। तीसरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो बनाने का मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन पर्पस होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में अगर हम प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो लेजर बनाते हैं उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको लिखिए, फिर हम आपको बताते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होता है और फिर बताते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब इससे मेरे ना तो प्रॉफिट बढ़ेगा और ना ही घटेगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सबसे पहले लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से आता है प्रॉफिट एंड लॉस, तो ट्रांसफ़र फ्रॉम पीएल अकाउंट, पीएल से ट्रांसफ़र होगा, या बाई नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। और इधर आता है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे,
लॉस ट्रांसफ़र फ्रॉम पीएल अकाउंट। अब बताइए, या तो किसी बिजनेस में प्रॉफिट होगा या तो किसी बिजनेस में लॉस होगा, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। इस साइड में और क्या आइटम आएगा प्रॉफिट लॉस के अलावा? तो ध्यान देना, जिससे मेरे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे, जिससे मेरे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा उसको क्रेडिट में लिखेंगे। किससे बढ़ सकता है? तो प्रॉफिट से तो बढ़ेगा, उसके अलावा एक ही आइटम है जिससे बढ़ सकता है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है बिजनेस का, तो वो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। इसके अलावा और कोई आइटम ऐसा नहीं जिससे मेरे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़े, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा कहाँ से? हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पार्टनर अगर पैसा निकालता है तो उसके ड्राइंग के ऊपर हम इंटरेस्ट लेते हैं, तो बिजनेस को फ़ायदा होता है। बाकी कोई बिजनेस को फ़ायदा नहीं, सब घाटा ही घाटा है। तो एक आइटम ही क्रेडिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट के अलावा एक आइटम में क्रेडिट साइड में जाता है, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके अलावा जो इधर आइटम्स जाएंगे उसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए, जिससे मेरा प्रॉफिट घटेगा उधर लिखेंगे, जिससे मेरा प्रॉफिट घटेगा उसको डेबिट साइड लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मान लीजिए 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें अगर 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का कट गया तो 3 लाख प्रॉफिट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मेरा प्रॉफिट डिडक्ट होता है, कम होता है। सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को सैलरी और कमीशन दे रहे हैं तो उससे भी मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है? सैलरी हो गया, कमीशन हो गया। इसके अलावा ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हुआ है तो इससे भी मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होता है। बाकी कोई भी आइटम यहाँ पे नहीं जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखेंगे अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा और डेबिट बैलेंस कम होगा तो प्रॉफिट, क्रेडिट ज़्यादा हो डेबिट कम हो तो क्या होगा? प्रॉफिट। और डेबिट अगर ज़्यादा हो जाए और क्रेडिट कम है तो लॉस हो जाएगा। तो अगर इधर ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, उठाकर डेबिट साइड में लाएंगे, और यहाँ जो निकलेगा ये मेरा प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट चूँकि पार्टनर से बिजनेस है तो इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अगर करेंट लिखेंगे हम लोग, अगर फिक्स कैपिटल रहेगा तो करेंट अकाउंट भी लिखते हैं हम लोग। फिक्स कैपिटल के केस में करेंट अकाउंट, और नहीं तो फिर कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और कभी अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो गया, लॉस वाला साइड ज़्यादा हो गया तो टोटल करेंगे, उठाकर यहाँ आएंगे तो आंसर इधर निकलेगा। और डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। और अगर फिक्स कैपिटल रहेगा तो करेंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल में करेंट अकाउंट चला जाता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? सबसे पहले क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे, अगर वो सब खर्च है तो डेबिट साइड में लिखेंगे और प्लस माइनस करके देखेंगे कि मेरा डेबिट ज़्यादा है या क्रेडिट ज़्यादा। अगर डेबिट ज़्यादा हो और डेबिट साइड ज़्यादा हो और क्रेडिट साइड कम हो तो लॉस होता है। डेबिट साइड लॉस होता है ना। अगर इधर ज़्यादा हो गया तो लॉस और इधर ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट। तो इधर ज़्यादा होगा तो टोटल करेंगे, उठाकर यहाँ लाएंगे, बैलेंस शीट साइड निकलेगा प्रॉफिट। और इधर ज़्यादा होगा तो टोटल करेंगे, उठाकर यहाँ लाएंगे, बैलेंस शीट इस साइड निकलेगा, लॉस हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कैपिटल क्या होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल कितने तरह का होता है? पार्टनर्स कैपिटल साझेदार के खाते। तो 2 तरह का पार्टनर्स कैपिटल होता है। कैपिटल को 2 पार्ट में बांटा गया पार्टनरशिप बिजनेस में। एक होता है फिक्स कैपिटल, अस्थाई पूंजी, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल परिवर्तनशील पूंजी। अब ध्यान दीजिए, अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, कुछ भी मेंशन नहीं किया कि कौन सा कैपिटल है, तो इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन हम लोग कौन सा कैपिटल मानते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है कि कौन सा कैपिटल है तो हम लोग कौन सा कैपिटल मानेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। होता क्या है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, उसको समझिए। फिक्स कैपिटल का मतलब है इसमें आपको क्या करना होगा, जब आप एक बार पैसा लगा दिए ना, साल भर के लिए उसको फिक्स कर देना होगा। उसमें ना निकाल सकते हैं ना और पैसा लगा सकते हैं। यानी कि एक बार अगर 10-10 लाख रुपए 2 पार्टनर लगाया तो फिक्स हो गया, उसको हम ना तो 10 लाख को निकाल सकते हैं ना ही और लगा सकते हैं। तो 1 साल के लिए 10 लाख रुपये फिक्स हो जाता है।
ऐसा कैपिटल को हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब 10 लाख लगाए, जब जरूरत होगा निकाल लेंगे, जब एक्स्ट्रा पैसा आएगा जमा कर देंगे, यानी मेरा कैपिटल बढ़ता घटता रहेगा सालों भर। तो जब आपका कैपिटल हमेशा सालों भर ऊपर नीचे होता रहता है, बढ़ता घटता रहता है, उस कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोलते हैं। और जब आपका कैपिटल सालों भर फिक्स रहता है तो उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? फिक्स कैपिटल। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में जाओगे तो कौन सा कैपिटल इंट्रोड्यूस करना पसंद करोगे, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि फिक्स लगाए तो देंगे, लेकिन कल हो की ज़रूरत पड़ेगा, बच्चा बीमार पड़ गया हॉस्पिटल में है, पैसे की ज़रूरत है, क्या करेंगे? फिक्स कैपिटल है तो निकल तो नहीं सकता। तो बताइए, आपका पैसा होते हुए भी आप अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाएंगे, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए हम लोग हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रखते हैं, क्योंकि जब भी ज़रूरत होगा हम पैसा निकाल लेंगे और फिर हमारे पास आएगा तो हम लगा देंगे। तो कुछ भी अगर नहीं लिखा रहेगा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है, कोई दिक्कत। जब हमारा फिक्स कैपिटल होता है तो 2 लेजर बनाते हैं। फिक्स कैपिटल में कितने लेजर बनते हैं? लेजर हम लोग लिख रहे हैं, फिक्स कैपिटल में लेजर 2 बनता है। पहला बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकेंड बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब देखिए 2 लेजर आखिर क्यों बनता है, और इसमें कितने लेजर बनते हैं? तो इसमें एक ही लेजर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसमें बनता है, लेकिन इसमें 2 लेजर क्यों बनता है? ध्यान इधर दीजिएगा, कौन सा कैपिटल है? फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब सालों भर फिक्स होना चाहिए। अब बताओ जी, अगर कैपिटल आप लिखोगे और उसके बाद इंटरेस्ट दोगे तो मेरा कैपिटल फिक्स रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट इस कैपिटल में लिख नहीं सकते, प्रॉफिट इसमें लिख नहीं सकते, सैलरी इसमें लिख नहीं सकते। तो जब कैपिटल अकाउंट बना रहे हो ये सब आइटम लिख नहीं सकते, क्योंकि ये सब लिखेंगे ना तो मेरा कैपिटल फिक्स नहीं होगा, फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। तो बताइए सैलरी कहाँ लिखेंगे? तो इसीलिए क्या करता है कि कैपिटल अकाउंट का एक अलग सा लेजर बना देता है, जिसमें केवल कैपिटल का बैलेंस लिखा जाता है, बाई बैलेंस बीडी करके छोड़ देना है। उसमें सिर्फ कैपिटल जाएगा, और बाकी जो कैपिटल को इफेक्ट कर सकता था, जिससे मेरा कैपिटल बढ़ घट सकता था, उसको एक अलग लेजर में डाल दिए, जिसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कोई दिक्कत है? और जब ये दोनों को जोड़ देंगे ना तो बन जाएगा ये वाला, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसी को तोड़ के बनाना है। तो हम लोग अगले क्लास में दोनों के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर बताएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या तरीका है। इसको लिख लीजिए।